Good morning, students. Students, today I am going to start new chapter of business studies, class 11th, that is formation of company. This is your chapter number 7th. Students, this chapter is very important. As you know, कंपनी को फॉर्म करना इजी वर्क नहीं होता. कंपनी को फॉर्म करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं. कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारी स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ती हैं. सबसे पहले हम स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं. फॉलोइंग आर दी स्टेजेस फॉर फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. अगर कंपनी को फॉर्म करना है या इनकॉर्पोरेट करना है तो ये स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ती हैं. कौन कौन सी स्टेजेस? फर्स्ट वन इज़ प्रमोशन, सेकेंड वन इज़ इनकॉर्पोरेशन जिसको हम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, थर्ड वन इज़ कैपिटल सब्सक्रिप्शन जिसको हम रेजिंग ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, एंड फोर्थ वन इज़ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन रेज होता है कि सर क्या सभी कंपनीज को ये चारों स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ती हैं? नहीं बेटा, सभी कंपनीज को इस 4 स्टेजेस नहीं क्रॉस करनी पड़ती हैं. सिर्फ उन कंपनीज को जिनकी शेयर कैपिटल है, और उन कंपनीज को या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को, या पब्लिक कंपनी को, या उन कंपनीज को जिनकी शेयर कैपिटल है, उनको ये 4 स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ती हैं. बाकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो 2 ही स्टेजेस क्रॉस करती है, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन. सबसे पहली जो स्टेज आती है दैट इज़ प्रमोशन. देखिए बेटा, प्रमोशन बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है. तो मैं कह सकता हूँ प्रमोशन ऑफ द कंपनी इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज वेयर नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन फॉर ब्रिंगिंग द आइडिया ऑफ द कंपनी इनटू प्रैक्टिस. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है. इसमें ही हम क्या करते हैं, कंपनी का जो आइडिया होता है उसको प्रैक्टिस में लाते हैं. बेसिकली इसी प्रमोशन में ही हम प्लानिंग करते हैं, अरेंजिंग करते हैं बहुत सारे इनपुट्स का, कि हम ऑर्गेनाइजेशन को या एंटरप्राइज को रन कर सकें. सो लिखो प्लानिंग एंड अरेंजिंग वेरियस इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर रनिंग एंटरप्राइजेस. तो मैं कह सकता हूँ प्रमोशन बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है. यहाँ पे ही सारे स्टेप्स लिए जाते हैं कि कैसे कंपनी को प्रैक्टिस में लाया जाए. फिर प्लानिंग की जाती है, अरेंजिंग की जाती है वेरियस इनपुट्स की, कि कंपनी को कैसे रन किया जाए. देखिए, प्रमोशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. प्रमोशन में हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं. फिर स्टडिंग दी फिजिबिलिटी, फिर फिजिबिलिटी को स्टडी करते हैं. फिर एजेंबल दी रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए उसको एजेंबल करते हैं. फिर फाइनेंसिंग दी प्रीपोजिशन, तो फिर जो फाइनेंस है वो इकट्ठा करके उसको बिजनेस को शुरू कर देते हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है कंपनी को फॉर्म करने के लिए? मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्रमोटर का. प्रमोटर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी को फॉर्म करने के लिए. नाउ द क्वेश्चन राइज, हु इज़ प्रमोटर? सर, प्रमोटर कौन होता है? तो देखिए, सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 क्या कहती है प्रमोटर कौन है? हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न. कहते हैं कि प्रमोटर वो इंसान होता है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में हो या एनुअल रिटर्न जब दी जाती है तब इनका नाम आइडेंटिफाई किया गया हो. नेक्स्ट, हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कंपनी के काम काज को देखे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो प्रमोटर होता है. इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ए कस्टम टू एक्ट. कहता है जिसकी एडवाइस से, डायरेक्शन से, इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है काम करें. तो इसका मतलब कि सर इन तीनों डेफिनेशन को देखकर मुझे ये लगता है कि प्रमोटर ओनर होता होगा. जो कंपनी का ओनर है वही प्रमोटर होता होगा. देखिए बेटा, इंडिया में प्रमोटर ही ओनर होता है. इंडिया में प्रमोटर ही ओनर होता है जिसके मन में आइडिया आता है, फिर वो आइडिया को प्रैक्टिस में लाता है. ठीक है, वो हमारी इंडिया में बेसिकली ओनर ही प्रमोटर होते हैं. इसलिए ये डेफिनेशन दी गई हुई हैं, ये ओनर के अकॉर्डिंग दी गई हुई हैं. ठीक है, मगर प्रमोटर ओनर नहीं होता. प्रमोटर कोई भी इंसान हो सकता है जो कंपनी को प्रमोट करना चाहता है. नाउ द क्वेश्चन राइज, सर प्रमोटर के फंक्शंस क्या होते हैं? तो मैंने बताया बेटा, प्रमोटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. प्रमोटर ही आइडिया लाता है कि एंटरप्राइज को सेटअप कराया जाए. तो फर्स्ट पॉइंट पे मैंने ये लिखा, कन्विंस एन आइडिया. ये आइडिया लाता है कि कैसे
एंटरप्राइज को सेटअप किया जाए। सेकंड, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, फिर वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करता है, काम शुरू होने से पहले इन्वेस्टिगेशन करता है कि इस बिजनेस का फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस कैसा होगा। नेक्स्ट वन, ब्रिंगिंग वेरियस पर्सन हु एग्री टू एसोसिएट, फिर उन लोगों को जोड़ता है जो लोग उसका जुड़ना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है वो अकेला ही काम करेगा, क्या पता 3-4 लोगों को और जोड़े, या खुद ना करे 3-4 लोगों को जोड़ के काम करवाए, ठीक है। और बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या करेगा, शेयर करेगा। एंड प्रिपेयर्स वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड गेट द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेगा और कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगा। एंड लास्ट वन, ही रेजेज द रिक्वायर्ड फाइनेंस एंड गेट द कंपनी गोइंग, जो फाइनेंस की ज़रूरत है वो फाइनेंस इकट्ठा करेगा और कंपनी को शुरू करा देगा कि कंपनी अब चल पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं सर यही प्रमोटर जो होता है वो आइडिया लाता है फिर बिजनेस को सेटअप करने के लिए। पहले आइडिया लाएगा बिजनेस को सेटअप करने के लिए, फिर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर उन लोगों को जोड़ेगा जो एसोसिएट करना चाहते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेगा, फिर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगा मतलब रजिस्ट्रेशन करवाएगा, और अगर फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो फाइनेंस भी इकट्ठा करके कंपनी को आगे चलाएगा। क्वेश्चन रेज कि सर प्रमोटर कितने तरह के होते हैं, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि ओनर प्रमोटर नहीं होता। अगर ओनर प्रमोटर नहीं होता तो प्रमोटर कितनी तरह के होते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट वन इज प्रोफेशनल प्रमोटर्स। अब नाम से पता चल रहा है ये वो लोग होते होंगे जो स्पेशलाइज हैं प्रमोशन करवाने के लिए। एक्चुअली में ये ओनर नहीं होते, ये कंपनीज होती हैं जिनका काम होता है कंपनी में, जिसका काम होता है कंपनी को प्रमोट करवाना। बेसिकली ये कंपनी को प्रमोट करवा के, मीन टू से रजिस्ट्रेशन करवा के फिर शेयर होल्डर्स के हैंड ओवर कर देते हैं। इनका मेन काम होता है कि कंपनी को प्रमोट करवाना, ठीक है। ये प्रोफेशनल प्रमोटर्स होते हैं। इंडिया में प्रोफेशनल प्रमोटर्स बहुत कम हैं, जैसे इशू हाउसेस हैं इंग्लैंड में, ये प्रोफेशनल प्रमोटर्स हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं यूएसए में, प्रोफेशनल प्रमोटर्स हैं। तो इनका काम है प्रोफेशनली प्रमोट करवाना। ये कंपनीज होती है, एजेंसीज होती हैं जिनका काम ही प्रमोट करवाना होता है, ठीक है। ये अपनी कमीशन या कुछ भी लेकर कंपनी को प्रमोट करवाते हैं। सो दैट इज़ प्रोफेशनल प्रमोटर्स। सेकेंड वन इज़ ओकेजनल प्रमोटर्स। सर ओकेजनल प्रमोटर्स वो प्रमोटर होते होंगे जो एक्चुअली में प्रमोटर नहीं है, ठीक है, जिनका प्रोफेशन प्रमोटर नहीं है, प्रोफेशन कोई और होगा, मगर कभी कभार वो अपने इंटरेस्ट के लिए ओकेजनली कभी कभी वो प्रमोटर का काम कर सकती हैं, जैसे इंजीनियर्स होते हैं या लॉयर्स होते हैं। ये हमारे ओकेजनल प्रमोटर्स में आते हैं। फिर आते हैं बेटा फाइनेंशियल प्रमोटर्स। फाइनेंशियल प्रमोटर्स वो प्रमोटर्स हो गए जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये भी प्रमोटर का काम कर सकते हैं। ये बेसिकली जब इनको लगता है कि फाइनेंशियल इन्वायरमेंट इनके फेवर में है तो ये प्रमोटर का काम कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल प्रमोटर होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजिंग एजेंट्स एज ए प्रमोटर। आपको पता ही है इंडिया में मैनेजिंग एजेंट जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी को प्रमोट करवाने के लिए। फिर यही लोग जो होते हैं न्यू कंपनी को प्रमोट करवाते हैं या फ्लोट करवाते हैं, फिर उसके बाद ये मैनेजिंग एजेंसी राइट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया में ये सिस्टम एबॉलिश कर दिया गया हुआ है कि मैनेजिंग एजेंट जो है प्रमोटर का काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बताया था इंडिया में प्रमोटर ही ओनर होता है। नाउ द क्वेश्चन रेस कि सर प्रमोटर्स को क्या रेमोरेशन मिलती है, मतलब कोई पैसे मिलते हैं, कमीशन मिलती है, बोनस मिलता है, क्या मिलता है। सो मैंने बेटा आपको पहले ही बताया था कि द promoter undertakes the work of promoting the new companies and bears the initial risk। बेसिकली यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है वो ओनर के अकॉर्डिंग दी गई हुई है कि प्रमोटर जो होता है सारा काम करवाता है प्रमोट करवाने के लिए न्यू कंपनीज को, वो सारे इनिशियली रिस्क वही लेता है। दे डू इट फॉर सम गेन्स, कुछ गेन के लिए काम करता है वो। इन इंडिया द प्रमोटर्स ट्राई टू बिकम एमडी ऑफ द कंपनी, सो दे डू नॉट चार्ज एनीथिंग सेपरेटली फॉर दिस। इंडिया में बेसिकली प्रमोटर जो होता है वो मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहता है, तो इसके लिए कुछ भी वो चार्ज नहीं करता। मगर कुछ केसेस में प्रमोटर जो होता है वो अपनी कमीशन या कुछ चीज़ें लेता है। अब देखते हैं प्रमोटर को क्या क्या चीज़ें मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया में प्रमोटर ओनर होता है इसलिए कुछ नहीं लेता, मगर जहाँ पे प्रमोटर ओनर नहीं होते होंगे वहाँ पे वो कुछ ना कुछ लेते होंगे। वो लमसम अमाउंट लेते हैं अपनी सर्विस देने का। प्रमोटर लमसम अमाउंट लेगा, 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितना भी होगा वो उनसे फिक्स कर देगा कि मैं अपनी सर्विस दूंगा, आपसे इतना पैसा लूँगा। नेक्स्ट वन, प्रमोटर कभी कभार क्या करता है प्रॉपर्टी परचेज करता है, फिर वो ट्रांसफ़र कर देता है कंपनी को हाई रेट्स में, इन्फ्लेटेड रेट्स होते हैं हाई रेट्स में, तो जो डिफरेंस आता है वो उसका प्रॉफिट हो गया। तो प्रमोटर में परचेज सम प्रॉपर्टी एंड देन ट्रांसफर इट टू द कंपनी एट द इन्फ्लेटेड रेट्स एंड पॉकेट द डिफरेंसेस। जो डिफरेंसेस आते हैं वो अपने पॉकेट में डाल देता है। तो
ये काम भी कर सकता है प्रमोटर अपनी रेमुनेरेशन के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज कमीशन। कई प्रमोटर्स होते हैं जो परचेज प्राइस पर कमीशन ले लेते हैं कंपनी से कि हम आपसे इतनी कमीशन ले लेंगे, ठीक है। तो दे मे बी गिवन सम कमीशन ऑन दी परचेज प्राइस ऑफ द बिजनेस टेकन ओवर बाय द कंपनी। जो कंपनी ने बिजनेस टेक ओवर किया उसका जो परचेज प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग वो कमीशन ले लेगा। सो दैट इज द रेमुनेरेशन ऑफ प्रमोटर। सो इस चीज़ से हमें ये पता चला कि प्रमोटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रमोटर ही कंपनी को सेकंड स्टेज पे लेके जाता है। सेकंड स्टेज होती है बेटा इनकॉर्पोरेशन, जिसको हम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन कंपनी को करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जब तक उसकी आइडेंटिटी तब तक नहीं बनेगी जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी या रजिस्टर नहीं होगी। तो कंपनी को रजिस्टर करवाओगे तो कंपनी की आर्टिफिशियल आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट पूरे करने पड़ते हैं, फिर जाके कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बनती है। अब क्वेश्चन रेज होता है सर क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए। सबसे पहला बेटा स्टेप आता है नेम अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देना। सबसे पहले आप रजिस्टर ऑफिस में जाओ। कहाँ जाना है सर? रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्टर ऑफ कंपनी, वहाँ पे जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन देनी पड़ेगी नेम अप्रूवल के लिए। अब नेम ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी से आइडेंटिकल हो या कोई ऐसा नाम जो प्रोहिबिटेड हो, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं जिसमें 6 नेम लिख के देते हैं कंपनी के प्रेफरेंस वाइज, कि पहले नेम को पहली प्रेफरेंस, सेकंड नेम को सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है। 6 नेम लिख के देते हैं कि काम डिले ना हो। तो रजिस्ट्रार क्या करता है, 7 डेज के अंदर अंदर हमें अप्रूवल दे देता है कि आपका ये नाम सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद वो हमें 3 मंथ्स का टाइम देगा कि आप अपने नेम को आकर रजिस्टर करवा लो, नहीं तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, इसकी वैलिडेशन ख़त्म हो जाएगी, वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। सो जो नेम प्रपोज किया जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा, आपको उसको 3 मंथ्स के अंदर, दैट इज़ 3 मंथ्स के अंदर अंदर जाकर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। सो पहला काम हो गया सर हमारा एप्लीकेशन नेम अप्रूवल, ठीक है सर। अब हमारा नेम अप्रूवल हो गया, अब क्या करना पड़ेगा बेटा, अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मगर फिलहाल याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बिना कंपनी कॉपरेट नहीं होती, इनकॉपरेट नहीं होती। ये दोनों कंपनीज को ही बनाना पड़ता है, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चाहे जिनको शेयर इशू करने हैं चाहे नहीं करने हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी डॉक्यूमेंट में कंपनी की ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया होता है कि कंपनी के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं एंड कंपनी का क्या स्कोप है, ठीक है। और यही डॉक्यूमेंट बताता है कि आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कंपनी का क्या रिलेशन होगा, ये कैसा रिलेशन होगा, ठीक है। रिलेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड, यही डॉक्यूमेंट बताएगा। सो अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो एटलीस्ट 7% साइन करेंगे, और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो एटलीस्ट 2। आपने याद रखना है 7% साइन करेंगे पब्लिक लिमिटेड के लिए, और 2 फॉर पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड। जो प्राइवेट लिमिटेड है वो 2 लोग साइन करेंगे और पब्लिक लिमिटेड में 7 लोग साइन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ गया MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दोनों को ही ये डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन आता है बेटा AOA, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा कि इंटरनल मैनेजमेंट में कंपनी कैसे काम करेगी। तो ये इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट बनाना प्राइवेट कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है।
प्राइवेट कंपनी के लिए ये डॉक्यूमेंट बनाना ज़रूरी होता है, पब्लिक कंपनी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। पब्लिक कंपनी जो है वो मॉडल क्लास मॉडल क्लासेस दी गई होती हैं प्रिस्क्राइब्ड इन टेबल ए, ठीक है, ये एक्ट में दिया गया होता है टेबल ए, उसके अकॉर्डिंग वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर कर सकती है। सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो मॉडल क्लासेस प्रिस्क्राइब किया गया होता है टेबल ए, शेड्यूल ऑफ द कंपनी, वहाँ पे दी गई होती है, वो वहाँ से ले सकते हैं। मगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताएगा। उसके अलावा सर और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे करने पड़ेंगे? मेरे से पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, वो डॉक्यूमेंट भी पूरा करना आपको, ठीक है। कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स अपनी कंसेंट देंगे, वो भी आपको डॉक्यूमेंट पूरा करना पड़ता है। पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स मीन टू से जो डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताना है। फिर एफिडेविट बाय सब्सक्राइबर्स एंड दी फर्स्ट डायरेक्टर्स, जो कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, उनका एफिडेविट देना है। फिर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस ऑफ रजिस्ट्रार एड्रेस, अब आपको अपना जो ऑफिस होगा उसके बारे में बताना है कि हमारा ऑफिस कहाँ पे होगा। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको प्रॉपर आपको रजिस्टर ऑफिस एड्रेस देना है वहाँ पे, ठीक है, रजिस्टर एड्रेस। और कम्युनिकेशन कहाँ पे होगा, कहाँ पे आपको ऑफिस होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला, जो भी अर्लियर मिल गया, ठीक है, तो उसके हमें 15 to 30 डेज़ के अंदर अंदर ये अपना रजिस्टर ऑफिस बताना पड़ता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। अब हमें सभी जो हमारी कंपनी के चार्टर अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ये सारे अपनी डिक्लेरेशन देंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं अब वो पूरे हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की गई हुई हैं, फिर जाके कंपनी रजिस्टर होगी। फिर नेक्स्ट वन आता है बेटा पेमेंट ऑफ फ़ी। अब जब सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं फिर हमें फ़ी पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कंपनी की कितनी शेयर कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। जब आप फ़ी पे कर लेते हो फिर आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। रजिस्ट्रार जो होगा वो अपने रजिस्टर पे आपका नाम चढ़ा देगा और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। इसका मतलब हम सेकंड स्टेज क्रॉस कर चुके हैं। अब सर देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारी सेकंड स्टेज क्रॉस हो जाती है उसके बाद हमारी थर्ड स्टेज आती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, मीन से अब कैपिटल रेज करनी है। पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है, या प्राइवेट कंपनी जिनकी शेयर कैपिटल है उनको भी ये स्टेज क्रॉस करनी पड़ेगी। बाकी प्राइवेट कंपनी जो है सेकंड स्टेज के बाद अपना काम शुरू कर सकती हैं, दैट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन मीन टू से रेजिंग ऑफ कैपिटल, कैपिटल रेज करनी है आपने, ठीक है। तो कोई भी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल है वो अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकते या कंपनी नहीं शुरू कर सकते जब तक उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी ना की जाए जो उनके प्रोस्पेक्टस में लिखी गई हुई है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले सर सेबी अप्रूवल। सेबी क्या होता है बेटा? सेबी हो गया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हम 12th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल अब याद रखेंगे इनका काम क्या है। इनका काम है कि कोई भी फ्रॉड ना हो शेयर मार्केट में, जो भी कंपनी अपना नाम लिखवा रही है शेयर मार्केट में वो सही लिखाए, और कोई भी चीटिंग ना करे कस्टमर से, कोई भी माल प्रैक्टिसेस ना होती हों। इन चीज़ों को देख रेख करने के लिए एक बॉडी सेटअप की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, दैट इज सेबी। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेबी रेगुलेटरी मार्केट है, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल कर रही है। तो आप क्या करोगे, जो जो फॉर्मेलिटीज सेबी मांगेगा आपको सेबी को फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी, फिर सेबी क्या कहेगा आपको परमिशन देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी, सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा।
कंपनी अगर कैपिटल रेज करनी है, ठीक है सर, सेबी का अप्रूवल मिल गया। अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा, फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। अब लोगों को इनवाइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, प्रॉस्पेक्टस छापना पड़ेगा, तभी तो लोग आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम कंपनी के बारे में लिखते हैं, कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ, ये डायरेक्टर्स हैं, जो सारी चीज़ें होंगी कंपनी के बारे में लिखनी पड़ेंगी। और प्रॉस्पेक्टस में हर चीज़ हमने सही सही लिखनी है। अब जनरल पब्लिक को हमने इनवाइट करना है, इनवाइट या इनवाइटिंग जनरल पब्लिक। सर जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के लिए प्रॉस्पेक्टस छापना पड़ेगा कि जनरल पब्लिक जो है हमारे जो शेयर्स खरीदे कंपनी के, ठीक है सर। प्रॉस्पेक्टस फाइल कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, इनको अपॉइंट करना पड़ता है। सर बैंकर्स को क्यों अपॉइंट करना पड़ता है बेटा, एप्लीकेशन मनी कहाँ लोगे, उसके लिए बैंकर अपॉइंट करने पड़ते हैं। अब शेयर खरीदने बेचने हैं सर, ब्रोकर्स होने चाहिए, उनके बिना कैसे खरीदे बेचे जा सकते हैं। और सर अंडरराइटर्स कौन होते हैं, कभी कभी कंपनीज की मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी नहीं होती है। अब सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस जितने भी शेयर इशू कर रहे हैं हम, उसका 90% शेयर इशू होना चाहिए, अदरवाइज आपको सारे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे जो एप्लीकेशन मनी आई होगी। तो उस केस में हम अंडरराइटर्स अपॉइंट कर लेते हैं जो कंपनीज के शेयर्स को लो प्राइसेस में खरीद लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे अंडरराइटर्स होते हैं, अंडरराइटर्स भी अपॉइंट करने पड़ते हैं, ठीक है सर। ब्रोकर, बैंकर भी अपॉइंट हो गए, ब्रोकर भी अपॉइंट हो गए, अंडरराइटर भी अपॉइंट हो गए सर। इसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी करो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू दी रूल्स ऑफ सेबी 90% जो भी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं उसके 90% आपकी 120 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 120 डेज के अंदर अंदर आपको मनी रिसीव हो जानी चाहिए जितने भी इशू कैपिटल है। अदरवाइज आपको नेक्स्ट 10 डेज में वो पैसे रिफंड करने पड़ेंगे जो एप्लीकेशन मनी आएगी, अगर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुई होगी। तो नेक्स्ट टेस्ट में 10 डेज में हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा उनको। तो सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर पूरी हो जाएगी फिर क्या करूँगा, मैं कहा जिन्होंने आपके शेयर्स खरीदे हैं उनको बेचने भी है ना, तो स्टॉक मार्केट में आपको अपने आप को फिर जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि जो जनरल पब्लिक है वो मेरी सिक्योरिटीज यहाँ पे सेल कर सकें। तो इसलिए आपको कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी बिक सकें। तो सेम आप अगर स्टॉक मार्केट में भी अपनी कंपनी को अगर रजिस्टर करवाओगे तो ये भी पूरी वेरिफिकेशन करेंगे, चेक करेंगे, तो फिर जाके आपको रजिस्टर करेंगे, ठीक है। सो स्टॉक मार्केट में भी आपको आपको अपने को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है सर। मैंने एप्लीकेशन दे दी स्टॉक मार्केट में। फिर मैंने कहा बेटा जिन्होंने शेयर आपके खरीदे उनको अलॉट कर दो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। आफ्टर गेटिंग द शेयर लिस्टेड, आपके शेयर लिस्टेड हो गए स्टॉक मार्केट में। नो द कंपनी मेक्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अब शेयर क्या करती है कंपनी, अलॉट कर देती है। अब बेटा जब हमारी थर्ड स्टेज क्रॉस होगी फिर हमारी फोर्थ स्टेज आ जाती है, दैट इज़ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब ये सर्टिफिकेट लेना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए पहले डायरेक्टर्स जो होंगे डिक्लेरेशन देंगे। ए डिक्लेरेशन नीड टू बी फाइल्ड बाय द डायरेक्टर्स विद द रजिस्ट्रार दैट द एवरी सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम हैज़ पेड द वैल्यू ऑफ द शेयर एग्रीड टू बी टेकन बाय हिम एंड पेड अप share capital of the company is not less than 5 lakh in case of public limited company and 1 lakh in case of private limited company on the date of making this declaration। अब डायरेक्टर्स एक डिक्लेरेशन दे देंगे कि जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने अपने शेयर सब्सक्राइब कर लिए हुए हैं, ठीक है। और हमने जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसकी जो शेयर कैपिटल होनी चाहिए वो 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनकी 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन देंगे। सर अगर डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन दे दी फिर फाइलिंग ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस। नाउ द कंपनी शैल फाइल विद द रजिस्टर वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। फिर आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। जब सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी फिर आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, दैट इज़ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। वो कंपनीज जिनको शेयर इशू करने हैं या जिनकी शेयर कैपिटल है और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, उनको ये डॉक्यूमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है सर। हमारी कंपनी फॉर्म होगी, 4 स्टेजेस हमें क्रॉस करनी पड़ी। आई होप सब बच्चों को यहाँ तक समझ आई होगी। नौ क्वेश्चन रेज होता है कि सर क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कंपनी को फॉर्म करने के लिए। तो देखिए बेटा मैंने आपको पहले बताया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी को फॉर्म करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है,
देखिए बेटा, कंपनी एक्ट के कंपनी एक्ट से छोटा डॉक्यूमेंट होता है ना, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो चीज़ें लिखी गई होंगी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग लिखी गई होंगी। अब ये किस्म का कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, एंड प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑन विच द स्ट्रक्चर इज बिल्ड। ये समझ लो एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर स्ट्रक्चर कंपनी का तैयार खड़ा है। ये एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, इसको मैं कह सकता हूँ ये कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। इसके बिना ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई भी रजिस्टर नहीं हो सकती। ठीक है, यही कंपनी के आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप बताएगा। तो मैंने बताया कि ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। नो कंपनी रजिस्टर विदाउट एमओए के बिना कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती। ये कंपनी का स्कोप बताती हैं, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स बताते हैं, एंड कंपनीज एक्टिविटीज़ एज वेल एज विद द रिलेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन होंगे वो सारे इसमें बताए गए होंगे। अब क्वेश्चन रेज होता है कि सर इसमें क्या क्या क्लासेस आते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो देखिए बेटा, सबसे पहले था नेम क्लॉज। क्या आता है? नेम क्लॉज। इसमें कंपनी का नाम जो होगा वो लिखा गया होगा, क्योंकि कंपनी एक लीगल आइडेंटिटी है। और नेम मैंने बताया रिजेंबल नहीं करना चाहिए किसी के साथ, जैसे किंग हो गया, एम्पर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, यूएन हो गया, WHO हो गया, ये वर्ड नहीं होना चाहिए। और नेम के साथ लिमिटेड वर्ड यूज़ होना चाहिए, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। इससे ये पता चल जाता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है सर, नेम क्लॉज पूरा हो गया। नेक्स्ट, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज। अब आपका रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे है वो भी आपको बताना पड़ेगा कि मेरा रजिस्टर ऑफिस यहाँ पे है, तो वो रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन सर ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या आएगा? इसमें कंपनी की पावर्स कह सकता हूँ या कंपनी के राइट्स, वो सारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखे गए होंगे कि कंपनी की क्या पावर्स हैं, क्या राइट्स हैं। ठीक है, और कंपनी किन किन स्फेयर्स में एक्टिविटीज़ कर सकती है वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में आ जाता है। फिर सर लाइबिलिटी क्लॉज आपको पता ही है कि लाइबिलिटी जो होती है शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड होती है, मगर हमें बताना पड़ेगा कि ये लाइबिलिटी क्लॉज भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में आपको पता होना चाहिए कि टोटल कैपिटल कितनी है कंपनी की, उसमें से कितनी कैपिटल जो है वो इक्विटी शेयर में जाएगी, कितनी प्रेफरेंस शेयर में जाएगी, वो क्लियरली मेंशन करनी है यहाँ पे हमने। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी होगी, अगर कोई कैटेगरी का शेयर होगा वही बताना पड़ेगा, अगर किसी को हमने स्पेशल राइट्स या प्रिविलेजेस देनी है वो हमें कैपिटल क्लॉज में बताना पड़ेगा, अगर 1% कंपनी है उसके नॉमिनी का नाम भी बताना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लॉजेज आते हैं इसमें। फिर एसोसिएशन क्लॉज। अब जिन जिन लोगों ने कंपनी के साथ एसोसिएशन रखी हुई है, जिन जिन्होंने सिग्नेचर किए थे, उनकी भी नाम बताने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो मैंने बताया कि 7% जो होते हैं इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि 7 डायरेक्टर्स होते हैं उनके 7। ठीक है, पब्लिक के लिए ये साइन करेंगे, और 2 प्राइवेट के लिए। तो इनकी क्या एसोसिएशन है, मतलब डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो बताने पड़ते हैं आपको सारा, ये एसोसिएशन क्लॉज में आता है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है बेटा, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है ये मॉडल सेट ऑफ आर्टिकल्स गिवन इन टेबल ए इन शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट वहाँ से ले सकती है। सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें कंपनी के इंटरनल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं मैनेजमेंट के, वो बताए गए होते हैं। द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फ्रेम फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताए गए होते हैं। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंटेंट क्या आते हैं? कंटेंट में आ जाता है कि क्या क्या चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आती हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान से समझना है। जैसे लिखा हो द एक्सक्लूजन होली और इन पार्ट ऑफ द मॉडल आर्टिकल्स एज कंटेन इन द रिस्पेक्टिव टेबल्स। जो रिस्पेक्टिव टेबल्स हैं उसका आपने होली पार्ट लिया या इन थोड़ा पार्ट लिया, ठीक है, वो बताना पड़ता है आपको। शेयर कैपिटल बतानी है आपने, शेयर एंड देयर वैल्यू बतानी है, एंड द डिवीजन ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, कितने शेयर इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो, कितने प्रेफरेंस में कर रहे हो, वो बताने पड़ेंगे। राइट्स ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, क्या राइट्स हैं शेयर होल्डर्स के, वो कंटेंट में बताना पड़ेगा। प्रोसीजर फॉर वेरिएशन ऑफ देयर राइट्स, उनके राइट्स में क्या क्या वेरिएशंस आएंगी, या उनके राइट्स में उनके क्या क्या राइट्स हैं वो बताने पड़ेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर रिलेटिंग टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर अलॉट कैसे करने हैं वो बताने पड़ेंगे।
कॉल कैसे देनी है, अगर शेयर कैंसिल करने हैं, फॉर फ्यूचर बोलते हैं उनको, वो किस तरह कैंसिल किए जाएंगे वो बताना पड़ेगा आपको। अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन, पावर्स, ड्यूटीज एक्स्ट्रा ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो कैसे अपॉइंटमेंट करनी है, रेमुनरेशन कैसे देनी है, पावर्स क्या होंगी, ड्यूटीज़ क्या होंगी डायरेक्टर्स की, ऑफिसर्स की, ये सारे इंटरनल मैनेजमेंट में आते हैं, ये बताने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा सर और क्या, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी अगर कोई बनाई है, रेमुनरेशन कमेटी है, CRS कमेटी है, वही बतानी पड़ेगी। प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्स, अगर शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करना है उसका वाइस वर्स वो बताना पड़ेगा। कंपनी वाइंड अप कैसे करनी है वो बतानी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर्स, शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू करने हैं, अगर डुप्लीकेट शेयर इशू करने हैं उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ें हमारी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आ जाएगी, ठीक है। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो बेटा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक स्मार्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इससे बड़ा डॉक्यूमेंट है। अब आर्टिकल्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मेमोरेंडम के खिलाफ हो, ठीक है, या मेमोरेंडम को वायलेट करती हो या कंपनी एक्ट को वायलेट करती हो। अगर कोई ऐसी चीज़ें होंगी तो वो इलीगल मानी जाएंगी, ठीक है। एंड लास्ट डॉक्यूमेंट इज दैट इज प्रॉस्पेक्टस। अब प्रॉस्पेक्टस क्या होता है सर, जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो उनको प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रॉस्पेक्टस के थ्रू ही हम पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं। तो लिखो डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल information about the company and an invitation to the public subscribing to the share capital and debenture issued, दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड प्रॉस्पेक्टस। सर प्रॉस्पेक्टस का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई होती है कंपनी की, उन लोगों को इनवाइट किया गया होता है कि आप हमारे शेयर कैपिटल या डिबेंचर सब्सक्राइब करो, उसी डॉक्यूमेंट्स को हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। सर प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या कंटेंट होते हैं बेटा, कंपनी का नाम, एड्रेस होगा, फुल पर्टिकुलर्स अबाउट द सिग्नेटरीज ऑफ द MOA एंड द नंबर ऑफ शेयर टेकन बाय देम, दी नंबर एंड द क्लास ऑफ शेयर्स वो बताए गए होंगे, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, जो मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताया गया होगा यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन फिक्स्ड बाय द प्रमोटर, कितनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है प्रमोटर ने फिक्स की हुई है वो बतानी पड़ेगी। आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट एंड ऑल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एट द बिगिनिंग, पर्टिकुलर्स अबाउट द रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिवर्स सरप्लस कितने हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का नेम एड्रेस हो गया। द अमाउंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की अमाउंट, वोटिंग राइट्स कैसे होंगी, ऑडिटर की रिपोर्ट वो सारी बतानी पड़ेगी, प्रॉफिट लॉस बताना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे ये सारी चीज़ें हमारे प्रॉस्पेक्टस में होंगी। तो कुछ कंटेंट आपने याद रखने हैं, मैंने मिनिमम आपको 8 बता दिए। सो स्टूडेंट दिस इज योर होल चैप्टर जो मैंने आपको एक ही वीडियो में समझाया। आई होप सब बच्चों को ये टॉपिक समझ आया होगा और ये चैप्टर समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस चैप्टर। थैंक यू।